हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू द सफल बैच फॉर CUET। हम साथ मिलके पढ़ रहे हैं आपका सब्जेक्ट लीगल स्टडीज। और लास्ट क्लासेस में हमने कवर किया आपका सिलेबस का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट जो कि रिलेटेड था आपके ह्यूमन राइट्स से। ह्यूमन राइट्स को हमने इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव से समझा, फिर लीगल फ्रेमवर्क इन इंडिया क्या है हमने वो जाना, जिसमें हमने कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनके बारे में जाना। उसके बाद हमने पढ़ा कुछ कंप्लेंट मैकेनिज्म्स के बारे में कि अगर हमारा फंडामेंटल राइट वायलेट होता है या कोई ह्यूमन राइट वायलेट होता है तो हमारे पास क्या रेमेडी है, हम कहाँ पर कंप्लेन कर सकते हैं। ऑलराइट, in today's class it's going to be a very interesting class because आज हम अभी तक जितने भी हमने टॉपिक्स कवर किए हैं उनमें जो भी इंपॉर्टेंट केस लॉज है आई विल बी डिस्कसिंग दोज विद यू टुडे। ऑलराइट, सो टुडेज क्लास टॉपिक इज योर इंपॉर्टेंट केस लॉज पार्ट 1। नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स बिगिन विद टुडेज क्लास। So the topics or the cases that we will be covering today are हुसैनारा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। ये आपका जो जुडिशरी का कॉन्सेप्ट हमने किया था उससे रिलेटेड है। देन केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, इससे हमें क्या सीखने को मिला था या क्या इंपॉर्टेंट टेक अवे था, आज हम वो डिस्कस करेंगे। देन मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये भी हमारे जुडिशरी के ही एस्पेक्ट से रिलेटेड है। देन शांताबाई वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, ये हमारे कौन से टॉपिक से रिलेटेड है? इट इज कवर्ड इन द टॉपिक ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। नाउ आफ्टर दैट वी हैव बेल्फर वर्सेस बेल्फर, जो आपके कॉन्ट्रैक्ट लॉ का बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लॉ है। देन कार्लाइल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल एंड कंपनी, ये भी कहाँ का टॉपिक है, ये कौन से टॉपिक से उठाया गया है केस लॉ? इट इज फ्रॉम योर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। देन दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव, ये भी आपके कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से ही लिया गया है। नाउ लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट केस लॉ। सो फर्स्ट केस लॉ इज योर हुसैनारा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। दिस पर्टिकुलर केस laid down the foundation of the concept of PIL in India. अब PIL क्या है? So this case relates to your first ever PIL in India. PIL stands for Public Interest Litigation. तो ये हमारी कंट्री का पहला ऐसा केस था जिससे कि हमारी कंट्री में PIL का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ। अब इसके पायनियर कौन थे? हु वाज द फाउंडर ऑफ दिस कॉन्सेप्ट इन इंडिया? इट वाज जस्टिस PN भागवती। He was the founder of this concept in India. PIL in India. All right. और ओरिजिनेट कहाँ हुआ था ये हमारा कॉन्सेप्ट PIL का? ये ओरिजिनेट हुआ था इन द कंट्री ऑफ अमेरिका। ठीक है, अब इस केस में क्या हुआ था, जो भी अंडर ट्रायल प्रिजनर्स थे, अंडर ट्रायल प्रिजनर्स का मतलब है जिनके अगेंस्ट कोई भी इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग थी या जिनके अगेंस्ट कोई कोर्ट में ट्रायल चल रहा है, इन द मीन टाइम उनको जेल में बंद कर दिया गया है। अब कई बार क्या होता है, मान लीजिए किसी ने ऑफेंस किया है और उसकी सजा है 2 साल, बट ट्रायल इतना लंबा चल गया, इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस इतना लंबा चल गया कि उस पर्सन को जेल में 8 साल, 5 साल, 10 साल बिताने पड़ गए। जो कि उसने ऑफेंस किया था उसकी सजा तो 2 साल थी, बट उसको जेल में रहना पड़ा 10 साल। तो ये क्या है? इट इज ग्रेव इनजस्टिस टू द पीपल। तो इसके लिए PIL फाइल किया गया था कि जो भी अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं जिनका जो ड्यूरेशन है उस पर्टिकुलर ऑफेंस का पनिशमेंट है, अगर उतना टाइम वो ऑलरेडी जेल में स्पेंड कर चुके हैं इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस के दौरान या ट्रायल के प्रोसेस के दौरान, तो उनको जेल से रिलीज कर दिया जाए। दिस वाज द फाउंडेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर केस। और इसी से हमारा फिर आगे जनहित याचिका का यानी PIL का कॉन्सेप्ट हमारी कंट्री में शुरू हुआ। ठीक है, सो दिस वाज द केस ऑफ हुसैनारा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, which talks about your concept of PIL, that is public interest litigation. Now with this let's move further to the next case law. केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, ये भी आपका जुडिशरी के चैप्टर से ही है। अब इस केस में क्या डिस्कस किया गया? इसमें डिस्कस किया गया प्रिंसिपल ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर।
अब बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, हमने पढ़ा था जब कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में ब्रीफली, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। वो क्या है बेसिक प्रिंसिपल्स? कि हमारी कंट्री एक डेमोक्रेटिक कंट्री होगी जहां लोग वोट करके अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनेंगे जो कि हमारी कंट्री को चलाएंगे। सेक्युलर कंट्री होगी कि हमारी कंट्री का खुद का कोई रिलीजन नहीं होगा और जो भी लोग डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स के हैं उनको इक्वली ट्रीट किया जाएगा। सोशलिस्ट कंट्री है हमारी। सोशलिस्ट मतलब वी विल वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द पुअर पीपल एंड देयर शैल बी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस। ये क्या है? कुछ कोर प्रिंसिपल्स हैं विच फॉर्म्स द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। अब बेसिक स्ट्रक्चर का क्या मतलब है कि हमें पता है सोसाइटी में चेंजेस के अकॉर्डिंग हमें लॉज को भी बदलना पड़ता है और उसके दौरान हम कॉन्स्टिट्यूशन में भी कुछ कुछ अमेंडमेंट्स करते हैं। अमेंडमेंट का मतलब है चेंजेस करते हैं। तो जब भी हम कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी चेंज लाएंगे तो उससे हम कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर ऑल्टर नहीं करेंगे या हम कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर सकते। ये लेट डाउन किया था केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में। सो दिस इज अ वेरी लैंडमार्क जजमेंट। कभी भी अगर बेसिक स्ट्रक्चर पे आपको केस पूछा जाए कि कौन सा केस डिस्कस करता है बेसिक स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट को, इट इज योर केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। ठीक है, सो व्हाट वाज लेड डाउन, इसमें इसका टेक अवे क्या है? दैट व्हाइल अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन its basic structure, जो इसका बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, इट कैन नॉट बी ऑल्टर्ड। मतलब जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसे नहीं बदला जाएगा। ठीक है, अब बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा क्या क्या चीजें हैं ये भी इस जजमेंट में बताया गया कि बेसिक स्ट्रक्चर हम किसे मानेंगे। अभी तक हमने जाना कि हम बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकते। अब बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट क्या क्या चीजें हैं जिनमें हम बदलाव नहीं कर सकते, जैसे कि डेमोक्रेसी। हमारी कंट्री एक डेमोक्रेटिक कंट्री है तो वो भी बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी। इक्वालिटी मतलब कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, कोई किसी भी दो इंडिविजुअल्स के बीच में कोई भेदभाव नहीं होगा। इक्वालिटी भी हमारा क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। देन वी हैव रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ का मतलब है दैट एवरी इंडिविजुअल इन द कंट्री विल बी ट्रीटेड एज इक्वल बिफोर द लॉ और देयर इज नो वन अबव द लॉ। लॉ के ऊपर कोई भी व्यक्ति नहीं है। जो भी लोग हैं दे आर कंसीडर्ड टू बी बिलो द लॉ। जो भी लॉ है वो सभी के लिए एक समान है, कोई भी कानून से ऊपर या कानून से बढ़कर नहीं है। अगर कोई भी इंडिविजुअल कोई भी किसी कानून का वायलेशन करता है तो उसको पनिशमेंट मिलेगी और कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जाएगी while awarding the punishment. ठीक है, so this was about your second judgment. Now with this let's move further to the next judgment. मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब इस केस में हम बात करेंगे हमारे राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी के बारे में। ठीक है, सो विच इज वन ऑफ आवर फंडामेंटल राइट्स। सो इट टॉक्स अबाउट आर्टिकल 21 which talks about our right to life and liberty. अब ये इन दो शब्दों में बहुत तरह के अलग अलग तरह के राइट्स आ जाते हैं। राइट टू लाइवलीहुड, राइट टू सैनिटेशन, राइट टू प्रॉपर स्लीप, राइट टू मूवमेंट, एवरीथिंग बेसिकली इज कवर्ड इन योर राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। तो राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी की बहुत ही वाइड इंटरप्रिटेशन है। ठीक है, तो इस केस में क्या कहा गया था? दैट देयर शैल बी नो आर्बिट्रेरी एक्शन। एक्चुअली इस केस में क्या हुआ, मिसेस मेनका गांधी शी वांटेड टू ट्रेवल अब्रॉड। उनको अब्रॉड जाना था और एकदम से उनका पासपोर्ट सीज कर लिया गया और रीजन क्या दिया गया? फॉर सिक्योरिटी रीजंस, या उनको एक वैलिड एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया। तो फिर क्या किया गया? इस गवर्नमेंट के इस एक्शन को चैलेंज किया गया, क्योंकि right to travel abroad or right to go anywhere, it is a part of our right to life and liberty.
अगर आप किसी का बिना रीजन के, बिना कारण के, बिना एक्सप्लेनेशन के किसी का राइट वायलेट कर रहे हो, चाहे वो कोई इंडिविजुअल है चाहे कोई गवर्नमेंट है, इट इज इनजस्टिस एंड दैट पर्सन इज कैन सीक रेमेडी इन द कोर्ट ऑफ लॉ। तो जब भी आप किसी का राइट वायलेट कर रहे हो विदाउट एनी रीजन, दैट इज बाय आर्बिट्रेरी एक्शन। आर्बिट्रेरी एक्शन का क्या मतलब है? आपने कोई रीजनिंग नहीं ली, just because you felt that I should take an action against a certain person, you have taken an action against him. However, there was no logic or there was no reason in taking that particular action. तो वहां पर हम क्या कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने लेट डाउन किया that while you are going against the fundamental rights, there has to be a particular explanation for those actions, and such actions should not be arbitrary actions. कि जी हाँ आज मेरा मन हुआ आज मैं इसे अरेस्ट कर लाता हूँ, आज इसे अरेस्ट कर लिया, आज मेरा मन हुआ कि इसका पासपोर्ट सीज कर लेता हूँ, इसका पासपोर्ट सीज कर लिया। सो सच काइंड ऑफ एक्शन, सच आर्बिट्रेरी एक्शंस जहां कोई रीजनिंग नहीं है, दे हैव टू बी प्रोहिबिटेड, क्योंकि अल्टीमेटली ऐसे आर्बिट्रेरी एक्शन से क्या होता है, आपका राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी वायलेट होता है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट, राइट टू लाइफ, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, राइट टू लाइफ पर ही बेस्ड है ये वाला केस, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो आर्टिकल 21 क्या कहता है? राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी विल बी गारंटीड टू ईच एंड एवरी इंडिविजुअल बट अकॉर्डिंग टू द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ठीक है। सो दिस वे देयर शैल बी नो आर्बिट्रेरी एक्शन। जब भी आप किसी को अरेस्ट भी करते हो तो भी आपको रीजनिंग देनी पड़ेगी, आप किसी का पासपोर्ट भी सीज करते हो तो भी आपको रीजनिंग देनी पड़ेगी, आप क्यों सीज कर रहे हो। आप किसी भी तरीके से किसी की फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट करते हो तो इट हैज टू बी विद अ वैलिड एक्सप्लेनेशन। ऑलराइट, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर केस, और ये आपके जुडिशरी के टॉपिक से लिया गया है। नाउ आफ्टर दिस नेक्स्ट केस वी हैव इज शांताबाई वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। अब ये केस पर्टिकुलरली टॉक्स, दिस पर्टिकुलर केस टॉक्स अबाउट योर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट TPA, जिसमें बात की गई है डिस्टिंक्शन बिटवीन मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टीज। तो मूवेबल प्रॉपर्टीज कौन सी होती हैं? विच कैन मूव और ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इमूवेबल कौन सी होती हैं? जो एक जगह से मूव नहीं कर सकती हैं। मूवेबल प्रॉपर्टी अपनी कौन सी हो सकती है? इट कैन बी योर पेन, पेंसिल, योर कार। और इमूवेबल कौन सी हो सकती है? आपके शेयर्स हो सकते हैं, आपके स्टॉक्स हो सकते हैं, आपकी लैंड हो सकती है। ठीक है। अब हम बात करते हैं इस केस में ट्रीज के बारे में। अब ट्रीज की इसमें दो कैटेगराइजेशंस बताई गई हैं। दो तरह के पेड़ होते हैं, एक होते हैं फ्रूट बियरिंग ट्रीज, और एक वो पेड़ जिनको हम टिम्बर यानी कि उनकी लकड़ी के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक वो पेड़ जिनको हम फ्रूट्स की फॉर्म में कि उन पे फ्रूट्स लगेंगे, उनको हम सेल करेंगे, इस पर्पस से यूज करते हैं। और दूसरा क्या है? टिम्बर के लिए, जो हमने लकड़ी के लिए उगाए हैं। अब यहां पर भी इन दो पेड़ों को, यूजुअली हम पेड़ों को क्या सोचते हैं? दे आर इमूवेबल प्रॉपर्टी, बट यहां पर देयर इज अ डिफरेंट कैटेगराइजेशन। वो डिफरेंशिएशन कैसे है? जो फ्रूट बेयरिंग ट्रीज हैं और टिम्बर बेयरिंग ट्रीज है, इनमें डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? फ्रूट बेयरिंग ट्रीज विल बी योर इमूवेबल प्रॉपर्टी, क्योंकि ये पेड़ तो वहीं पर रहते हैं, बस हम क्या करते हैं? वी प्लक द फ्रूट्स फ्रॉम दीज ट्रीज। हाउएवर, जो हमारे टिम्बर है, टिम्बर के लिए जो हमने ट्रीज लगाए हैं, दे आर मूवेबल, क्योंकि अल्टीमेटली हम उन पेड़ों को काट लेते हैं, वी सीवियर देम फ्रॉम दी ग्राउंड, और उनका पर्पस ही वही है। ठीक है। सो दिस वे दिस क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय दिस पर्टिकुलर केस शांताबाई वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। इसने क्या कहा कि जो भी हमारे फ्रूट बेयरिंग ट्रीज होंगे वो होंगे इमूवेबल प्रॉपर्टी, और जो भी हमारे टिम्बर के लिए उगाए गए ट्रीज हैं वो क्या है हमारे? दे फॉर्म पार्ट ऑफ द movable property. All right, I hope everyone has understood. This is a very important case law from the examination point of view, और इस पर भी एक आपसे MCQ पूछा जा सकता है। ठीक है। Now with this let's proceed to the next case law.
नेक्स्ट केस लॉ इज योर बेल्फर वर्सेस बेल्फर, और ये है आपके कॉन्ट्रैक्ट लॉ से। हाँ जी, सो व्हाट वाज लेड डाउन इन दिस केस, बेल्फर वर्सेस बेल्फर, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए हमने असेंशियल्स पढ़े थे। क्या था असेंशियल? सबसे पहले देयर हैज टू बी एन ऑफर। ऑफर के बाद अगर दूसरी पार्टी उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है तो वो क्या बन जाता है? प्रॉमिस। प्रॉमिस में जब कंसिडरेशन ऐड हो जाती है तो वो क्या बन गया? अग्रीमेंट। और जब ये अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ होता है तो हम इसे क्या कहते हैं? हम इसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब क्या हर एक प्रॉमिस जिसकी एक्सेप्टेंस हो जाए क्या वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा? नहीं। सबसे जरूरी चीज क्या है कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए? इट इज योर इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। नाउ हाउ डू यू अंडरस्टैंड दिस? अभी मान लीजिए आप लोगों के एग्जाम्स आने वाले हैं और आपके पेरेंट्स आपको यूं कहते हैं अगर तुमने 90% प्लस मार्क्स लिए तो आई विल गिफ्ट यू अ कार और आई विल गिफ्ट योर फेवरेट फोन। तो क्या वहां पर इंटेंशन है लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने की? नो, दैट मे बी जस्ट टू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस, ताकि आप अच्छे से तैयारी करें, अच्छे मार्क्स स्कोर करें, अच्छा रैंक स्कोर करें, बट वहां पर कोई भी इंटेंशन नहीं है लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने की। कि मान लीजिए आपने 90% मार्क्स स्कोर कर लिए तो आप कल को अपने पेरेंट्स को से क्लेम नहीं कर सकते, चलो जी आपने तो मुझे प्रॉमिस किया था मुझे फोन दो, अगर आप फोन नहीं दोगे तो मैं लीगल एक्शन लूंगा। नहीं, क्योंकि वहां पर शुरुआत से ही किसी भी तरह की इंटेंशन नहीं है लीगल रिलेशनशिप को क्रिएट करने की। ठीक है, तो बेल्फर वर्सेस बेल्फर ने कहा कि जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट बनता है उसमें फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज हम क्या देखेंगे कि क्या उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में इंटेंशन है लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का या नहीं। अब इस पर्टिकुलर केस में क्या हुआ था, हस्बैंड एंड वाइफ वो फॉरेन कंट्री में घूमने जाते हैं और वहां पर जो उसकी वाइफ है वो बीमार हो जाती है और उसको वहीं पर एडमिट कर दिया जाता है। बट उसके हस्बैंड को अपने जॉब पे रिज्यूम करना होता है तो वो अपनी होम कंट्री में वापस चला जाता है, जहां से वो कुछ पैसे हर महीने अपनी वाइफ के लिए ट्रीटमेंट के लिए भेजता रहता है। अब उन दोनों के बीच में थोड़ा सा लड़ाई हो जाती है या जो उनके रिलेशनशिप है वो सॉर हो जाता है, तो उससे क्या होता है हस्बैंड वाइफ को पैसे भेजना बंद कर देता है। तो इसमें वाइफ क्या करती है, अपने हस्बैंड के अगेंस्ट लीगल एक्शन लेती है कि there was a contract between us and now he has broken the contract or there is a breach of contract from my husband's side. But husband कहता है there was no intention to create a legal relationship, जो भी मैं कर रहा था out of obligation कर रहा था या out of my own choice, हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं किया था। so there was what was missing, intention to create legal relationship. ठीक है, अब क्योंकि वहां पे कोई इंटेंशन नहीं थी लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने की, तो जो वो कॉन्ट्रैक्ट था वो इट वाज नॉट बाइंडिंग ऑन बोथ द पार्टीज, या हम यूं भी कह सकते हैं कि उस पर्टिकुलर अरेंजमेंट को हम कॉन्ट्रैक्ट का नाम नहीं दे सकते। ठीक है, सो ऑलवेज हम ये देखेंगे कि जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट बनता है क्या दोनों पार्टीज की इंटेंशन है उसमें एक दूसरे को बाइंड करने की या नहीं। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट बेल्फर वर्सेस बेल्फर। Now next we have Carlyle versus Carbolic Smoke Ball and Company. Now this particular case talks about your concept of general offer. अब जब मैंने आपके साथ ये कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था तो मैंने आपके साथ दो तरह के ऑफर्स डिस्कस किए थे, एक होता है जनरल ऑफर, एक होता है स्पेसिफिक ऑफर। जनरल ऑफर इज मेड टू द पब्लिक एट लार्ज, मेड टू पब्लिक एट लार्ज। और दूसरा कौन सा था हमारा, दूसरा वाज स्पेसिफिक ऑफर, जिसमें कि क्या था, स्पेसिफिक ऑफर इज दैट ऑफर विच इज मेड टू अ पर्टिकुलर पर्सन। ठीक है, तो स्पेसिफिक ऑफर में क्या होगा, आपने एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को ऑफर किया, अगर वो आपका ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है तो क्या हो जाता है वो, देन इट लीड्स टू बिकमिंग अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, बट जनरल ऑफर में जब आपने ऑफर एट पब्लिक एट लार्ज कि आपने किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को ऑफर करने की बजाय आपने पूरी पब्लिक को ऑफर किया है
कि जो भी इंडिविजुअल इंटरेस्टेड है वो मेरा ऑफर एक्सेप्ट कर सकते हैं एंड देन इट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। तो इस पर्टिकुलर केस में क्या हुआ था, दिस कंपनी कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, इन्होंने एक मेडिसिन बनाई थी और उन्होंने उसको न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज किया कि जो भी इस पर्टिकुलर मेडिसिन को कंज्यूम करेगा उसको इन्फ्लुएंजा की बीमारी नहीं होगी। ठीक है, अब कार्लाइल ने क्या किया, कार्लाइल ने सॉरी इस पर्टिकुलर मेडिसिन को कंज्यूम किया और फिर भी उसे इन्फ्लुएंजा हो जाता है। ठीक है, तो कार्लाइल जो है वो कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी के अगेंस्ट एक्शन लेता है कि आपने न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज करके ये कहा था कि जो भी इसे कंज्यूम करेगा उसे इन्फ्लुएंजा नहीं होगा, बट the contrary happened. I consumed the medicine but still I got affected by influenza, so I will claim compensation from you. तो इसमें कंपनी ने कहा कि हमने तो जनरल पब्लिक को ऑफर किया था, आपको इंडिविजुअली ऑफर नहीं किया था, और ये जो आप हमसे क्लेम कर रहे हैं कॉम्पनसेशन, वी विल नॉट पे इट। ठीक है, तो कोर्ट ने क्या कहा, कंपनी की जो एडवर्टीजमेंट है इट इज अ जनरल ऑफर, जो एडवर्टीजमेंट होती है हमारी न्यूज़पेपर में उनको हम जनरल ऑफर मानेंगे कि आपने जनरल पब्लिक को ऑफर किया है। अब इस ऑफर को कोई भी अगर एक्सेप्ट कर लेगा तो वो एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा बिटवीन दैट पर्सन एंड दी कंपनी, और कंपनी फिर यूं नहीं कह सकती, और कंपनी कैन नॉट रन अवे फ्रॉम द प्रोमिसेस इट हैज मेड। ठीक है, तो इस केस में हमने कंपनी को क्या बना दिया था, कंपनी वॉज मेड liable to pay compensation। ठीक है, तो कंपनी को कॉम्पनसेशन देनी पड़ी थी कार्लाइल को, क्योंकि उन्होंने कोई चीज ऑफर की, वो कार्लाइल ने एक्सेप्ट की, और उस एक्सेप्टेंस की वजह से भी उसका जो इन्फ्लुएंजा था वो क्योर नहीं हुआ, और इसकी वजह से वो कंपनी से कॉम्पनसेशन क्लेम कर सकता है। ठीक है, so this is all about your general offer and your specific offer. Now with this let's proceed to the next case law, that is Durga Prasad versus Baldev। अब ये भी आपका कॉन्ट्रैक्ट लॉ से ही रिलेटेड केस लॉ है। ठीक है, अब ये बात करता है कंसिडरेशन के बारे में। ठीक है, तो कंसिडरेशन के बारे में, कंसिडरेशन क्या है, अगर आप किसी को कोई चीज दे रहे हो बदले में आपको क्या मिल रहा है, वो है आपके लिए कंसिडरेशन। ठीक है, अब कंसिडरेशन के एक फीचर मैंने आपको बताया था, इट वाज इट मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर। ठीक है, now what happened in this case, let us have a look। this person A, इसने बहुत सारी शॉप्स बिल्ड की और फिर उनको रेंट पे दिया। तो B जो पर्सन था इसने इसको रेंट पे लिया। ठीक है, इसने शॉप्स कंस्ट्रक्ट की और इसने रेंट पे ले लिया। अब ये जो है इसको रेंट तो पे करता ही था, इसके साथ साथ 5% एक्स्ट्रा अमाउंट भी पे करता था, क्योंकि इसने बहुत अच्छे से जो शॉप्स हैं वो कंस्ट्रक्ट करके उसको दी थी। अब एक टाइम के बाद बी ने ये पे करना बंद कर दिया। ठीक है, तो ए ने इससे क्लेम किया कि मुझे तो वो 5% रेंट का जो अमाउंट है वो चाहिए, क्योंकि आई बिल्ट दी शॉप स्पेशली फॉर यू। ठीक है, तो बी ने इसमें कहा कि तुमने मेरे कहने पे ये शॉप्स कंस्ट्रक्ट नहीं की थी, तुमने डीसी जो है वहां के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर उनके कहने पे वो शॉप्स कलेक्ट की थी। सो इफ यू हैव डन अ पर्टिकुलर एक्ट, जो शॉप्स कंस्ट्रक्ट करने का काम है वो तुमने इनके कहने पे किया, मेरे कहने पे नहीं किया, तो जो ये कंसिडरेशन है तुम मांग रहे हो 5%, आई एम नॉट बाउंड टू पे यू, क्योंकि हेयर you have not done something at my desire, you have done something at the desire of some other person। ठीक है, सो कंसिडरेशन मस्ट बी एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। अगर तुमने इससे ये चीज अमाउंट क्लेम करनी है तो वो कब कर सकते थे, जब इसने तुमसे कहा था कि तुम शॉप्स कंस्ट्रक्ट कर दो और मैं तुम्हें रेंट एक्स्ट्रा पे करूंगा। ठीक है, सो व्हाट हैपेंड इन दिस केस, कंस्ट्रक्शन ऑफ शॉप्स वॉज डन एट द डिजायर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। अब ए ने जो शॉप्स हैं वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की
डिजायर पे, उसकी मर्जी से बनाई थी, एंड नॉट एट द डिजायर ऑफ द डिफेंडेंट। ठीक है, ये यहां पर डिफेंडेंट है, ये प्लेंटिफ है। अब ये इससे ये एक्स्ट्रा 5% अमाउंट कंपेल नहीं कर सकता, इसको कंपेल नहीं कर सकता कि तुम मुझे पे करो, क्योंकि अल्टीमेटली शॉप्स इसने इसके कहने पे नहीं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के कहने पे बनाई है। ठीक है, अगर इसके कहने पे बनाई होती तो फिर वो उसको कंपेल कर सकता था कि तुम्हारे चाहने पे मैंने शॉप्स कंस्ट्रक्ट की थी, नाउ यू हैव टू पे मी दिस मच अमाउंट। ठीक है, सो दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव से हमें क्या सीखने को मिला, दैट द कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। अगर आपको इससे कुछ क्लेम करना है तो आपको इसके हिसाब से भी आपको चीजें करनी पड़ेंगी, इसके हिसाब से भी आपको काम करने पड़ेंगे। ठीक है, नो दैट्स ऑल विद दिस पर्टिकुलर केस। नेक्स्ट वी हैव डोनॉग वर्सेस स्टीवेंसन। ये आपका टॉर्ट्स में है केस, जो कि नेग्लिजेंस से रिलेटेड है। ठीक है, अब नेग्लिजेंस में हमने क्या पढ़ा था, हमने 3 चीजें पढ़ी थी। नेग्लिजेंस के 3 एसेंशियल्स थे। सबसे पहले था आपका ड्यूटी ऑफ केयर, कि आपकी किसी के प्रति कोई जिम्मेवारी थी, आपको उस पर्सन की या किसी एक पर्टिकुलर चीज की टेक केयर करनी थी। नाउ देयर इज सेकेंड एसेंशियल वाज योर ब्रीच ऑफ ड्यूटी। अब आपने उस ड्यूटी को ब्रीच कर दिया कि आपने अपनी ड्यूटी को रिस्पॉन्सिबली फॉलो नहीं किया, और इस ब्रीच की वजह से फिर क्या हुआ, वायलेशन, और you can say simply say that injury was caused। ठीक है, अगर आपकी गलती की वजह से किसी को कोई इंजरी हो जाती है तो यू विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। अब इस केस में क्या हुआ था, डोनॉग वर्सेस स्टीवेंसन में, अगर आप मान लीजिए, आपको मैं एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ, आप किसी एक पर्टिकुलर चीज को, कोल्ड ड्रिंक को, जूस को, या किसी भी जैम को मान लीजिए मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, आप उसे सेल कर रहे हैं आगे किसी थर्ड पर्सन को, तो आपकी जिम्मेवारी है कि आप उसको एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली मेंटेन करेंगे। और अगर मान लीजिए आपकी प्रोडक्ट कंज्यूम करने से किसी की हेल्थ खराब होती है या किसी को कोई बीमारी हो जाती है, तो यू विल बी हेल्ड लायबल, बिकॉज आपकी ड्यूटी टू टेक केयर है। अगर कोई विश्वास से, भरोसे से आपके प्रोडक्ट्स खरीद रहा है, तो आपकी ड्यूटी टू टेक केयर है कि आप उनको एडिक्वेट स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग चीजें प्रोवाइड करेंगे। नाउ इफ देयर इज अ ब्रीच ऑफ सच ड्यूटी, अगर आप वो स्टैंडर्ड ब्रीच कर देते हैं, आपको जो प्रॉपर स्टैंडर्ड्स बताए गए थे कि इस तरह से आपको सैनिटेशन रखनी है, साफ सफाई रखनी है, इस तरह की हेल्थ कंडीशंस मेंटेन करनी है ताकि लोग इनको कंज्यूम करके कोई भी बीमार ना हो जाए, इफ देयर इज सच ब्रीच, अगर आपने उन ड्यूटीज को ब्रीच कर दिया एंड इंजरी इज कॉज्ड, और आपके ब्रीच की वजह से इंजरी इज कॉज्ड टू समवन, देन यू विल बी हेल्ड लायबल फॉर योर ब्रीच। तो यहां पर उसको हम क्या कहते हैं, नेग्लिजेंस। Whenever there is a breach of duty to take care, नेग्लिजेंस में 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्यूटी टू टेक केयर कि आपकी कोई जिम्मेवारी थी, दूसरा ब्रीच ऑफ ड्यूटी, आपने उस ड्यूटी की या उस जिम्मेवारी का ध्यान नहीं रखा जिसकी वजह से किसी थर्ड पर्सन को कोई इंजरी कॉज हो गई। ठीक है, सो दिस वाज द फाउंडेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर केस, दैट व्हेनेवर देयर विल बी ब्रीच ऑफ ड्यूटी देयर विल हैव टू बी सम फॉर्म ऑफ कॉम्पनसेशन, कि आपको जब भी आप ब्रीच करेंगे आपको किसी तरह की कोई कॉम्पनसेशन पे करनी पड़ेगी। ठीक है, सो दिस वाज द टेक अवे ऑफ दिस पर्टिकुलर केस। नाउ आफ्टर दिस नेक्स्ट वी हैव MC मेहता वर्सेस श्रीराम फूड्स एंड फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज। नाउ दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, ये भी आपका टॉर्ट्स का ही केस लॉ है, which talks about the principle of absolute liability। लाइबिलिटी क्या होती है, सबसे पहले लाइबिलिटी है मतलब अगर आपने कुछ भी गलत किया तो उसकी जिम्मेवारी आप पर आएगी, उसकी कॉम्पनसेशन आपको पे करनी पड़ेगी, या आपके अगेंस्ट कोई लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है। अब एब्सोल्यूट लाइबिलिटी का क्या मतलब है, मतलब मान लीजिए इन जनरल केसेस आप पर किसी ने कोई आपके ऊपर कोई लाइबिलिटी अराइज हो जाती है,
तो आप कोई एक्सेप्शन क्लेम कर सकते हैं कि प्लेंटिफ की भी तो गलती थी, उसने भी तो ध्यान नहीं दिया, या प्लेंटिफ इज द रॉन्ग डूअर, प्लेंटिफ ने ही गलत काम किया जिसकी वजह से उसको कोई लॉस हो गया। हमने तो अपने प्रोडक्ट पे टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी थी, आप इसको ऐसे यूज करना, बट उसने गलत इस्तेमाल किया, इसकी वजह से उसको इंजरी हो गई। तो वहां पर क्या है, जनरली लाइबिलिटी के केस में हमारे पास कुछ डिफेंसेस अवेलेबल होते हैं, कुछ एक्सेप्शंस होती हैं जो कि आपको लाइबिलिटी से बचा सकती हैं। बट एब्सोल्यूट लाइबिलिटी में क्या होता है, जब भी किसी केस में एब्सोल्यूट लाइबिलिटी का प्रिंसिपल अप्लाई होता है तो आप कोई भी डिफेंस क्लेम नहीं कर सकते, कोई एक्सेप्शन क्लेम नहीं कर सकते, फिर तो आपके अगेंस्ट एक्शन लिया ही जाएगा और आपसे कॉम्पनसेशन क्लेम किया जाएगा। ठीक है, सो ये किन केसेस में होती है एब्सोल्यूट लायबिलिटी? डेंजरस और हैजार्डस एक्टिविटीज में। अब वो डेंजरस और हैजार्डस एक्टिविटीज क्या है? अगर आप अपनी प्रॉपर्टी पे कोई डेंजरस एनिमल को स्टोर कर रहे हैं और यू आर कीपिंग सम डेंजरस एनिमल विच माइट कॉज इंजरी टू समवन, तो वो भी क्या है, इट विल फॉल अंडर द प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी। या आप अपने प्रॉपर्टी पर न्यूक्लियर प्रोडक्ट्स भी स्टोर कर रहे हैं कि अगर वो उस प्रॉपर्टी से बाहर निकले तो वो किसी को इंजरी कॉज कर सकते हैं, तो वो भी क्या है, इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी। सो व्हेनेवर ऑन योर प्रॉपर्टी यू आर स्टोरिंग समथिंग डेंजरस और हैजार्डस, कुछ एसिड की एसिडस प्रॉपर्टी के जो सब्सटेंसेस हैं वो स्टोर कर रहे हैं, तो भी क्या है, आपकी एब्सोल्यूट लायबिलिटी अराइज हो सकती है। नाउ इन केसेस में सबसे पहला जो केस आया था, दैट वाज योर भोपाल गैस ट्रेजेडी। जिसमें एक पर्टिकुलर गैस के लीक होने से, विच वाज मिथाइल आइसोसेनेट, इस पर्टिकुलर गैस के लीक होने से डेथ वॉज कॉज्ड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल। सो उस केस में भी कंपनी को एब्सोल्युटली लाइबल ठहराया गया था। बट दिस पर्टिकुलर केस लेड डाउन द फाउंडेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, दैट वाज MC मेहता वर्सेस श्रीराम फूड्स एंड फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज। अब इस पर्टिकुलर प्रिंसिपल की खासियत क्या है? जनरली लाइबिलिटीज में, जिसे स्ट्रिक्ट लाइबिलिटीज में आप डिफेंसेस क्लेम कर सकते हो, वो डिफेंसेस हमने क्या पढ़े थे? एक्ट ऑफ गॉड, प्लेंटिफ द रॉन्ग डूअर और मिस्टेक ऑफ अ थर्ड पर्सन। एब्सोल्यूट लाइबिलिटी में देयर आर नो डिफेंसेस अवेलेबल। अगर एक बार ये प्रूव हो गया कि आपकी एब्सोल्यूट लायबिलिटी अराइज होती है, तो आप कोई भी डिफेंस क्लेम नहीं कर सकते हो। सो दिस वाज द टेक अवे फ्रॉम दिस पर्टिकुलर केस। आफ्टर दिस नेक्स्ट वी हैव, ओके, so this was all about the important case laws till now, जिसमें हमने ब्रॉडली जुडिशरी के आपके केसेस कवर किए हैं, TPA से भी केस लॉ कवर किए हैं, कॉन्ट्रैक्ट और टॉर्ट से भी केस लॉज डिस्कस किए हैं। अब इसमें आपको कोई फर्दर डाउट अराइज होता है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, बट दिस वाज जस्ट टू गिव यू अ ब्रीफ आइडिया कि कौन सा केस लॉ किस टॉपिक से रिलेटेड है, क्योंकि मोटा मोटा आपसे यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एब्सोल्यूट लायबिलिटी का प्रिंसिपल कौन से केस लॉ से आया, फर्स्ट PIL कौन से केस से डिस्कस किया गया था, या नेग्लिजेंस का कॉन्सेप्ट कौन से केस लॉ में डिफाइंड है। सो दिस वे इट विल गिव यू अ ब्रीफ आइडिया। जब भी यू विल बी सॉल्विंग द MCQs, आप ब्लैंक नहीं रहेंगे, आपको आइडिया रहेगा कि कौन सा केस लॉ कौन से टॉपिक से रिलेटेड है। बाकी टॉपिक्स में जो भी केसेस रह गए हैं, दैट वी विल हैव अनदर क्लास, पार्ट 2, दैट विल बी कमिंग ऑन वेरी सून. So that's all for today's class. I hope you all have understood each and everything in detail. If anyone has any doubts, you can ask me in the comment section. So that's all for today's class. Looking forward to see you all in the next class. Thank you everyone. Have a good day.